मॉर्निंग दोस्तों, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज वीकली करंट अफेयर्स हम लोग फिर से करने वाले हैं। तो आज का हम लोग का रहेगा 22 से 28 दिसंबर तक का, 22 से 28 दिसंबर 2024 का। और ये एक वीडियो में आज ये हमारा ख़त्म हो जाएगा और जो बचेगा वो कल हम ख़त्म कर देंगे। दिसंबर ख़त्म होगा, इसके बाद तुरंत हम नवंबर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले शुरुआत करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। देखिए एक नंबर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन है, आइसाके वोलू एके को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया दोस्तों? तो टोंगा का। प्रशांत द्वीप राष्ट्र टोंगा ने 24 दिसंबर 2024 को अनुभवी राजनीतिक आइसेक वेले एके को अपना नया प्रधानमंत्री चुना है। आइसेक वेलू एके पूर्व प्रधानमंत्री सिया ओसी सेबालोने का स्थान लेंगे, जिन्होंने संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद 2 सप्ताह पहले ही इस्तीफा दे दिया था। आइसेक वेलू एके को फरवरी 2025 में औपचारिक रूप से देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी और उम्मीद है कि वे नवंबर 2025 में होने वाले अगले आम चुनावों तक देश का नेतृत्व करेंगे। टोंगा एक संवैधानिक राजतंत्र है जहां कार्यकारी शक्ति एक लोकप्रिय रूप से निर्वाचित सरकार में निहित है। टोंगा की पसंद एक सदनीय सदन है जिसे टोंगा विधानसभा या फाले एलिया ओ टोंगा के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 24 दिसंबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो माया सेंडू का पदभार ग्रहण किया है। माया सेंडू। ठीक है दोस्तों, माया सेंडू ने 24 दिसंबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने 2020 में मोल्दोवन राष्ट्रपति चुनाव जीता था और इस साल नवंबर में हुए चुनाव में फिर से निर्वाचित हुई। माया सेंडू ने यूरोपीय एकीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। चूँकि राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल 11 उम्मीदवारों में से किसी को भी प्रथम चरण में पूर्ण बहुमत 50% से अधिक एक वोट नहीं मिला था, इसलिए दूसरे चरण का मतदान शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच हुआ। इस पर सेंडर ने दूसरे चरण में 930-139 वोट प्राप्त किए तथा अपने प्रतिद्वंदी एलेक्जेंडर स्टेइयानोग्लो को हराया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश में 250 साल बाद बाल्ट ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? बाल्ट ईगल को दोस्तों अमेरिका में किया गया है। बाल्ट ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। लगभग 250 वर्षों तक अनौपचारिक स्थिति में रहने के बाद बाल्ट ईगल को आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। 1782 में ग्रेट सील पर इसके चित्रण के बाद से बाल्ट ईगल अमेरिकी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता रहा है। संस्थापक पितामह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाल्ट ईगल का विरोध किया था, इसे बुरे नैतिक चरित्र वाला पक्षी कहा था। दूसरा है दोस्तों हम लोग का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है इसका, किस राज्य सरकार ने भू भारतीय रिकॉर्ड का अधिकार विधेयक 2024 लाया है? तो तेलंगाना लाया है दोस्तों। देखिए, भू भारतीय रिकॉर्ड का अधिकार विधेयक 2024 तेलंगाना राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य में राजस्व प्रणाली तथा भूमि अभिलेखों और पंजीकरण में सुधार के लिए लाया गया है। इसके अतिरिक्त यह विधेयक धरनी पोर्टल की जगह लेता है, जिसे पिछली भारत राष्ट्र समिति BRS सरकार ने पेश किया था और भूमि पंजीकरण के लिए उपयोग किया था। हाल ही में प्रस्तावित अधिनियम का लक्ष्य भूमि के प्रत्येक टुकड़े को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करना है। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि डैश में 684 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों, छत्तीसगढ़ में देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र 1445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। भारत का कुल वन और वृक्ष क्षेत्र 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। इसमें से 7,15,343 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है, जबकि 1,12,014 वर्ग किलोमीटर वृक्ष क्षेत्र है। वन एवं वृक्ष आवरण
सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और उड़ीसा का स्थान है। इनमें से प्रत्येक में 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र के मामले में मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा शीर्ष 3 अग्रणी राज्य रहे। देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप 91.33% में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वन आवरण के मामले में सबसे अधिक प्रतिशत है। इसके बाद मिजोरम 85.34% और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 81.62% का स्थान है। 8 राज्यों में वन आवरण 75% से अधिक है। भारत का मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर होने का अनुमान है। बांस वाले क्षेत्र में भी वृद्धि देखी गई है। अब देखिए दोस्तों, 6 नंबर करंट है हम लोग का। नितिन गडकरी ने NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों? तो नागपुर में किया है। नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर नागपुर मानसर बाईपास परियोजना में केंद्रीय परिवहन मंत्री ने बायो बिटुमेन से निर्मित भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। यह देश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जो लिग्निन नामक फसल अवशेष से प्राप्त बिटुमेन से निर्मित है। यह बायो बिटुमेन सड़क पारंपरिक डामर सड़क से 40% अधिक टिकाऊ है। नागपुर मानसर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के 1 किलोमीटर के हिस्से को डामर में 15% बायो बिटुमेन मिलाकर बनाया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी झांकियों का चयन किया गया है दोस्तों? तो ये क्या है आप लोगों को मतलब कि 15 झांकियों का किया गया दोस्तों। देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 15 झांकियों का चयन किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार गणतंत्र दिवस 2025 के लिए झांकियों का विषय स्वर्णिम भारत विरासत और विकास होगा। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक और अन्य शामिल है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों और विभागों का भी चयन किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बना? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर। देखिए, हाल ही में इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा 3000 वर्ग फुट सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा के उद्घाटन के साथ भारत का पहला जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बन गया है। यह सुविधा हवाई अड्डे और विमानों के कचरे की अलग करने और पुनर्चक्रण के लिए एक कचरा प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करती है। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित किया जाएगा। 4R सिद्धांत का पालन करते हुए कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्स्थापन। इंदौर हवाई अड्डे की यात्री क्षमता 3 वर्षों में 40 लाख से बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। उसके बाद है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है? तो पंजाब में दोस्तों। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सिविल अस्पताल कपूरथला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। डिप्टी कमिश्नर पंचाल ने टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों से इस अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करने का आग्रह किया। यह 7 दिसंबर से मार्च 2025 तक चलेगा। इस अभियान के तहत अब तक धूम्रपान, शराब का सेवन करने वाले और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों सहित 1.6 लाख से अधिक संवेदनशील व्यक्तियों की जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग टीबी रोगियों की पहचान करने और उनका तत्काल उपचार सुनिश्चित करने के लिए घर घर अभियान चलाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो महाराष्ट्र में। देखिए, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, पारवाड़ी, मावल में 12 साल से बन रहा देश का पहला डिजिटल म्यूजियम शुरू हो गया है। प्रकृति के बीच शांति और सुकून भरे माहौल में अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र में भ्रमण और जैन परंपरा से प्रेरित संग्रहालय की भव्यता देखते ही बनती है। नक्काशी से लेकर राजस्थान के पत्थरों और मूर्तियों से लेकर अन्य निर्माण में शामिल किया है। फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉसफी, कल्चरल एंड हिस्ट्री की ओर से इंद्रायणी तट पर बने संग्रहालय के 3 मुख्य खंड हैं। इसमें कलातीत ज्ञान का मार्ग, जैन संस्कृति और इतिहास का मार्ग और खुशी का मार्ग है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना 3,50,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैली है।
यह संग्रहालय नहीं बल्कि पीढ़ियों के बीच बना पुल है। यहाँ धार्मिक ज्ञान को युवा पीढ़ी खासकर मिलेनियल्स और जेन जेड तक पहुँचाने की जोर दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने देश से कब तक मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। देखिए दोस्तों, 25 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य के समय मलेरिया के वार्षिक मामलों की संख्या 75 मिलियन से घटकर 2023 तक 2 मिलियन हो गई है, जो 97% से अधिक की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2024 में जारी रिपोर्ट में भारत को उच्च बोझ वाले देश के समूह की सूची से हटाकर उच्च प्रभाव वाले देशों के समूह में डाल दिया है। वर्ष 2023 में विभिन्न राज्यों के 122 जिलों में मलेरिया का कोई भी मामला सामने नहीं आया। भारत सरकार ने 2030 तक देश से मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक वेक्टर है। यह बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से होता है दोस्तों। और 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है दोस्तों? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में रखी है। खजुराहो मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला। देखिए 25 दिसंबर को PM मोदी द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई। राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत पहली पहल केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला PM नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में रखी। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लगभग 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर 44,605 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना के तहत 2000 गाँवों के लगभग 7.18 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे, जिससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगी। बांध में 28-53 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी संग्रहित किया जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने डैश छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी हटा दी है। मतलब कक्षा 5 एवं 8 के लिए दिल्ली सहित 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही 5 और 8 के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार के 3000 स्कूलों पर लागू होंगे। अधिसूचना के अनुसार यदि कोई बच्चा पदोन्नति के मानदंडों पूरा करने में विफल रहता है तो उसे 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा के माध्यम से अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। यदि कोई बच्चा पुनः परीक्षा में विफल रहता है तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने अधिसूचित किया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। अब देखिए खेल से दोस्तों है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा दोस्तों? तो नई दिल्ली करेगी। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही दोस्तों? तो 5वां स्थान पे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर दोस्तों, कतर के लुसेन में आयोजित हुए फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो रियल मैड्रिड। 17 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो गोवा में। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मलेशिया के कुआलालंपुर में महिला क्रिकेट में पहला अंडर-19 ACC महिला T20 एशिया कप किसने जीता है दोस्तों? तो भारत ने जीता है। 19 मई 2025 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है, 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो एम रघु ने जीता। 21 में दोस्तों, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी डेनियल शेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो रूस के टेनिस खिलाड़ी पे लगा है। 22वां क्वेश्चन है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारतीय भारोत्तोलन दल ने कितने पदक जीते? तो 33 पदक जीते।
दोस्तों 25वां क्वेश्चन था 24वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है दोस्तों? तो जसप्रीत बुमराह। और 25वां क्वेश्चन है कि स्कीट मिश्रित टीम का राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो महेश्वरी और अनंतजीत ने जीता है। 4वां क्वेश्चन है विज्ञान और तकनीक की 26 में है, किस मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया दोस्तों? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ रक्षा सचिव राजेश सिंह ने 25 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किया। राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे गणतंत्र दिवस, बीटिंग स्ट्रीट समारोह, स्वतंत्रता दिवस आदि के आयोजन से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। श्रद्धांजलि है दोस्तों। अब 27वां क्वेश्चन, ओम प्रकाश चौटाला का 20 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। वे निम्नलिखित में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे दोस्तों? तो हरियाणा के। ये दोस्तों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 20 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। वे 5 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। वे 7 बार विधायक रहे हैं। वे इंडियन नेशनल लोकदल INLD के पूर्व प्रमुख थे। वे पूर्व 6ठे उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पुत्र हैं। वे इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनके नाम दिल्ली की तिहाड़ जेल में सबसे उम्रदराज कैदी होने का रिकॉर्ड है। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, श्याम बेनेगल का मुंबई में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश व्यक्ति थे। क्या थे? फिल्म निर्देशक थे श्याम बेनेगल। उसके बाद 29 में दोस्तों है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उन्हें डैश के आर्थिक सुधारों का वास्तुकार माना जाता है दोस्तों। तो 1991 जिसकी मृत्यु 26 दिसंबर 2024 को हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें 1991 के आर्थिक सुधारों का वास्तुकार माना जाता है, जिसने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया। 2004 से 2014 तक उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए। 33 साल की सेवा के बाद वे अप्रैल 2024 में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण उन्हें 1987 में प्रदान किया गया। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध मलयालम लेखक और फिल्म निर्माता MT वासुदेवन नायर का निधन हो गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1995 ईस्वी में। देखिए, एक प्रसिद्ध मलयालम लेखक और फिल्म निर्माता MT वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसके बाद दोस्तों 31वां क्वेश्चन है, देखिए नियुक्ति और इस्तीफा से। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद IJC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो मदन लोकर को। देखिए पोल्टस कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन लोकर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री राम कृष्णन को। ये दोस्तों श्री राम कृष्णन एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त किया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। वे व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में काम करेंगे। वे AI में अमेरिकी नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करेंगे और सरकार भर में AI नीति को आकार देने और समन्वय करने में मदद करेंगे। 33वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वायुसेना IAF की समग्र क्षमता विकास पर नज़र रखने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो राजेश कुमार सिंह करेंगे। राजेश कुमार सिंह। दोस्तों भारतीय वायुसेना की समग्र क्षमता विकास पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई है। उसके बाद 34वां क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति GS संघवालिया कहाँ के उच्च मुख्य न्यायाधीश बनेंगे दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश के बनेंगे। 35वां क्वेश्चन है,
मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को। मणिपुर के नए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला बने हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति ने 24 दिसंबर 2024 को 5 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अजय कुमार भल्ला असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का स्थान लेंगे, जो मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। 24वें सेना प्रमुख जनरल सेवानिवृत्त विजय कुमार सिंह को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे विश्वनाथ अर्लेकर की जगह लेंगे, जिन्हें केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने उड़ीसा के राज्यपाल जो रघुवर दास थे उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। और मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरिबाबू कंभमपति। 36वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों संजय कौल। 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुणेश चावला को दोस्तों। देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण नौकरशाही फेरबदल के बाद अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 38वां क्वेश्चन है दोस्तों, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी राम सुब्रमण्यम को। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? वी राम सुब्रमण्यम को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण दिन से संबंधित है 39वां क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित प्रथम दिवस विश्व ध्यान दिवस किस दिन मनाया गया है? 21 दिसंबर को दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र 29 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव में 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया। लिंकटेनस्टीन, श्रीलंका, नेपाल, मेक्सिको और अंडोरा जैसे देशों द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव को 193 सदस्यीय UNGA ने 6 दिसंबर 2024 को सर्वसम्मति से अपनाया। विश्व ध्यान दिवस 2024 का विषय वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान है। 20 दिसंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रथम विश्व ध्यान दिवस मनाने के लिए वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान का आयोजन किया गया था। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल 22 दिसंबर को देश भर में की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, हर साल 22 दिसंबर को देश भर में की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो श्रीनिवास रामानुजन के उपलक्ष्य में दोस्तों बोल रहा है, हर साल 22 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह गणितीय प्रतिभा श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने दुनिया को 3500 गणितीय सूत्र दिए। इस दिन का मुख्य उद्देश्य मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया। 2012 में। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 41 नंबर, राष्ट्रीय किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर 2024 को मनाया गया। राष्ट्रीय किसान दिवस देश की वृद्धि और विकास में किसानों के योगदान का सम्मान करता है दोस्तों। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ देश की कृषि विरासत को संरक्षित करने में किसानों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरकार ने किसानों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई पहल की है। उसके बाद दोस्तों 42वां क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 दिसंबर को। उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी मनाया जाता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित 24 दिसंबर 1986 को अधिनियमित किया गया था। इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच है। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस की शुरुआत भारत सरकार ने कब की थी? तो 2014 में की थी। सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस साल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। शताब्दी समारोह की शुरुआत लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेले के उद्घाटन के साथ हुई। विभिन्न स्थानों पर अटल स्मृति सभाएं आयोजित की जाएगी। स्कूलों और कॉलेजों में भी वाजपेयी के कार्यों पर आधारित कविता पाठ और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सुशासन दिवस की शुरुआत भारत सरकार ने 2014 में की थी दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया था? 2022 में दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनकी माता द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान के चिन्हित करने के लिए 24 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह 9 साल, साहिबजादा फतेह सिंह 7 साल मुगलों द्वारा आनंदपुर साहिब पर हमले के दौरान मारे गए थे। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों साहिबजादों के सम्मान में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों के 17 बच्चों, 7 लड़के और 10 लड़कियां के साथ 7 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 27 दिसंबर को। शिखर सम्मेलन है दोस्तों। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में 24वीं बिम्स्टेक्स बैठक कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? तो थाईलैंड में की गई। देखिए विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने थाईलैंड द्वारा आयोजित 24 बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक MOM में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्चुअल रूप से आयोजित बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने मार्च 2023 में अपनी पिछली बैठक के बाद से बिम्स्टेक में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र में सहयोग के विभिन्न प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया, जिसमें सतत विकास, संपर्क, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान शामिल है दोस्तों। बिम्स्टेक यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का पुरस्कार और मान्यता अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। मतलब दिसंबर 2024 में किसी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? तो कुवैत के द्वारा। देखिए कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। यह 20वीं बार है जब किसी देश ने प्रधानमंत्री मोदी को कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। मित्रता के प्रतीक के रूप में राष्ट्राध्यक्षों, विदेशी संप्रभुताओं और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस चार्ल्स और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश और बिल क्लिंटन सहित विदेशी नेताओं को पहले ही यह सम्मान मिल चुका है। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वजनिक नेतृत्व के लिए दिसंबर 2024 में श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार किसे मिला है? एस जयशंकर को मिला है। दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी SIS ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार का नाम कांची काम कोष्ठी पीठम के 68वें दुष्टा स्वर्गीय श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती के नाम पर रखा गया है। उन्होंने समकालीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर माध्यमिक जागृति का नेतृत्व किया। दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी भारत की सबसे पुरानी और शैक्षणिक संस्थाओं में से एक है। उसके बाद है दोस्तों रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय पर्यटन
स्थल के रूप में आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है? तो दोस्तों अयोध्या को जनवरी से सितंबर 2024 के बीच उत्तर प्रदेश के 476.1 मिलियन पर्यटक आए, जिसने पर्यटन के नए रिकॉर्ड स्थापित किए। राज्य में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल अब उड़ीसा है, जिसने आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार इस अवधि के दौरान अयोध्या में 3,153 विदेशी पर्यटक और 135.5 मिलियन घरेलू पर्यटक आए। इसके विपरीत आगरा में 125.1 मिलियन पर्यटक आए, जिसमें 9,24,000 विदेशी पर्यटक और 115 मिलियन घरेलू पर्यटक आए। देखिए क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप में आगरा के ताजमहल के पीछे छोड़ दिया है। कौन? तो अयोध्या। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों। 50 में बोल रहा है, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। देखिए, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में $50 बिलियन के मूल्य के साथ वैश्विक दवा उद्योग में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो तीसरा स्थान है। उसके बाद है दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 39वां स्थान हासिल किया है। 52 में भारत ने प्रौद्योगिकी और नवाचार संबंधी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? तो 49वां स्थान प्राप्त किया है। 53 में 2024 में कौन सा देश प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा? तो भारत। 54 में है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें कि उसके बाद है 55 में दोस्तों, हर घर जल योजना कब शुरू की गई? तो 2019 में हर घर जल योजना शुरू की गई थी। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकाशन ने मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में एक माना है? तो वॉल स्ट्रीट जनरल। किताबें और लेखक दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में बिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दीपा मलिक के द्वारा लिखी गई है। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, छाक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो अभिजीत बनर्जी। 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए विश्व बैंक द्वारा कितना ऋण प्रदान किया गया है? $800 मिलियन दोस्तों, $800 मिलियन दिया गया है। 60 में भारतीय रिजर्व बैंक ने AI के नैतिक उपयोग के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक समिति बनाई है। इस समिति के कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो 8 सदस्य हैं। 61 नंबर है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गैर निष्पादित परिसंपत्तियां घटकर 13 साल के निचले स्तर डैश पर आ गई है, 2.7% पर आ गई है दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं एवं समितियां। 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 24 दिसंबर 2024 को जागो ग्राहक जागो जागृत ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया जाएगा। यह किस विभाग से संबंधित है दोस्तों? तो उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित है। 63 नंबर है दोस्तों, और यह उपभोक्ता, हाँ ठीक है दोस्तों। और 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है दोस्तों? तो बिहार को। उसके बाद दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डैश नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां लॉन्च की है? तो 10,000 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां लॉन्च की है। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामित्व योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोस्तों केवल दूसरा सही है। अब तक लगभग 1.5 लाख गाँव के लिए लगभग 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड बनाए जा चुके हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई दोस्तों? तो दिल्ली में, मतलब दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना दिल्ली में शुरू की गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन है रक्षा करंट अफेयर्स में, मझगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को नीलगिरी और सूरत सौंपे। मझगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को नीलगिरी और सूरत सौंपे। नीलगिरी डैश श्रेणी के जहाज पहला स्टील्थ फ्रिगेट है, तो प्रोजेक्ट 17A के तहत। देखिए दोस्तों, मझगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड ने नीलगिरी और सूरत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। नीलगिरी और सूरत 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। नीलगिरी परियोजना
श्रेणी के जहाज का पहला स्टील्थ फ्रिगेट है। सूरत परियोजना 15B श्रेणी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक का चौथा स्टील्थ विध्वंसक का यह सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली ब्राक 8 मिसाइलों से लैस है। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वार्षिक भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सलाइन X-24 का कौन सा संस्करण 20 दिसंबर 2024 को विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ? भारत श्रीलंका का 11वां संपन्न हुआ। देखिए दोस्तों, समझौता और समझौता ज्ञापन जो एग्रीमेंट एंड MOU 69 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में भारत सरकार के भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो मणिपुर। विविध करंट प्रश्न दोस्तों की 70 नंबर है, चीन ने तिब्बती पठार के पूर्वी किनारे पर यारलुंग जांगपो त्यांगपो नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो यांगत्से नदी पर। चीन सरकार ने तिब्बती पठार के पूर्वी किनारे पर यारलुंग जांगपो तांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। चीन ने 2020 में यारलुंग जांगपो नदी पर बांध बनाने की घोषणा की थी। यह चीन में यांगत्से नदी पर बने 3 गार्जेट बांध को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। बांध में कुल निवेश 1 ट्रिलियन युआन मतलब 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी एकल बुनियादी ढांचा परियोजना बनाता है। इस परियोजना से सालाना लगभग 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जिससे हर साल 30 करोड़ लोगों की बिजली की ज़रूरतें पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद 71 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, GST की नई व्यवस्था के तहत नए और छोटे व्यवसायों को डैश कार्य दिवस के भीतर नया पंजीकरण मिल जाएगा? तो 3 कार्य दिवस के भीतर नया पंजीकरण मिल जाएगा GST की नई व्यवस्था के तहत। उसके बाद दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन है, GST परिषद ने डैश के लिए ट्रेड एंड ट्रेस मैकेनिज्म लागू करने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। तो चोरी प्रवण वस्तुएं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है GST परिषद ने। उसके बाद दोस्तों यही हमारा आज आखिरी क्वेश्चन था, और ये वीकली करंट अफेयर्स का हमारा 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच जितना भी करंट घटना घटा था सारा हम इस वीडियो में कवर कर लिए दोस्तों। अब कल हम दिसंबर का कुछ 1-2 दिन का क्वेश्चन बचा हुआ है, 29, 30 और 31 3 दिन का बचा हुआ है, ये हम कल के वीडियो में कंप्लीट करके हम दिसंबर मंथ को ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद जो हम नवंबर मंथ पे चलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।